अपने आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेसिक तो कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, पहला आपका जो थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। देखो एंशिएंट टाइम के अंदर, वैसे मैंने आपको बता दिया, पुराने टाइम के अंदर लोग क्या मानते थे सबसे पहले कि भाई सारे जो मैटर्स है, जितने भी मैटर हैं, पुराने जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो कहते थे तत्व, क्या बोलते थे, तत्व, तत्व से मिलकर बॉडी बनी है ना। बाद में क्या आया, मैटर। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को शुरू के अंदर कहा गया कि वो पार्टिकल सबसे छोटी वैल्यू है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उनको नाम दिया था किसने, एटम्स। आपका जैसे फर्स्ट जो पेज खोलोगे आप, कौन सा, आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें कई साइंटिस्ट हैं, पुराने फिलोसोफर्स के नेम हैं, उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कई आए, ठीक है, उन्होंने अलग अलग बोला और बताया, सारों ने क्या दिया, एटम्स। लेकिन ये सारे के सारे जो थे वो थियोरिटिकली बेस्ड थे, सॉरी फिलोसोफर्स थे। तो ये सिर्फ सिस्टम चल रहा था, बोल दिया कि छोटा पार्टिकल होगा, है ना, हाइपोथेटिकल था, कोई प्रमाण इनके पास में नहीं था, है ना, कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं था ये। चलो तो देखो बाद में क्या हुआ, एटम्स पता चले, कैसे पता चले, तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेवोशियर और प्राउस्ट। उन्होंने क्या दिए, लॉज दिए, किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के। किसके, सबसे पहला जो है इसके अंदर देखो, एटम्स का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, क्या क्या था, शुरू में बताया था ना, बेसिक के अंदर क्या बताया था कि ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं इनको क्या कहा गया था, एटम्स कहा गया था। कहते हैं कि एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपकी जो थ्योरी है वो आएगी किससे, आगे अभी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे पहले अपने को पता चलेगा। अभी आ जाओ, क्या पहले आए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है बताओ, जब भी दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है, कैसे उनको फॉलो करते हैं एक दूसरे को, वो है लॉज। तो पहला लॉ क्या है, ये आपका चैप्टर सिस्टमैटिक ढंग से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर जो भी साइंटिस्ट फिलोसोफर्स हैं वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल शुरू में महर्षि कनाद थे, तो अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी के एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाद। उन्होंने क्या कहा था कि जो डिवाइडिंग मैटर होता है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको उन्होंने परमाणु कहा था। क्या कहा था, परमाणु। वही एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक है। और परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, अणु क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पुराने साइंस वही है, पुराने तो इंडियंस का भी बहुत ज्यादा रोल रहा है पहले। अभी फिलहाल अपने सीधा चैप्टर थियोरेटिकली स्टार्ट करते हैं, तो कई सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कत्यायमा elaborate this doctrine and said that these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter। मतलब परमाणु के बारे में बात कर रहा है। तो शुरू में इंडियन साइंटिस्ट दे रखे हैं, इंडियन फिलोसोफर्स दे रखे हैं, महर्षि कनाद और पाकुदा कत्यायमा, ठीक है। उसके बाद में दे रखे हैं ग्रीक फिलोसोफर्स दे रखे हैं, डेमोक्राइट्स और ल्यूसिपस। इन्होंने भी यही बताया क्या कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड ऑल। ये सब आप लोग इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। ये थ्योरी आप लोग इसमें से पढ़ लेना, फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद में आए थे कौन, लेवोशियर और प्राउस्ट। इन्होंने क्या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी दो केमिकल्स एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ लॉज फॉलो करते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है सर। तो दो लॉ है, दो लॉ इजी वे में समझो, बहुत इजी है। इसके बाद में आएगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक है, अच्छे से क्लियर कर लो, यहीं की है, ठीक है। ये आपने बहुत बार सुना हुआ है, क्या सुना हुआ है, काफी बार सुना हुआ है। क्या है बताओ, देखो जब भी दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं, यानी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल
रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो सब्सटेंसेस उसमें केमिकल चेंज होता है मिलके, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन होना। तो जब भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे आपस में, तो कंपाउंड क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए बन गया C&D, A प्लस बी को डाला और एक नया कंपाउंड बना क्या? C प्लस डी। तो सुनना ध्यान से, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, समझना ध्यान से, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके ड्यूरिंग ना तो मास क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, और ना ही क्रिएट होता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने कैल्शियम लिया, मान लीजिए कहीं पे क्या लिया? कैल्शियम, और एक केमिकल रिएक्शन करवाई, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिएक्शन के बाद में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो ज्यादा हो गया, यानी कि कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकती है। कैल्शियम था, मैंने 5 ग्राम कैल्शियम लिया, तो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर भी क्या मिलेगा अपने को? कैल्शियम 5 ग्राम ही अवेलेबल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 6 ग्राम हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कभी भी ना तो कोई चीज बनती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। मास की बात कर रहे हैं, है ना? मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे 5 ग्राम लिया था, लेकिन अगर प्रोडक्ट के कैल्शियम देखें तो 4.8 ग्राम रह गए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मास को ना ही तो ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये होता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, डन। जैसे एग्जांपल, 5 ग्राम ए प्रोडक्ट लिया था आपने और 10 ग्राम बी प्रोडक्ट लिया था, तो टोटल कितना हो गया इसका? 15 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे, इन प्रोडक्ट का अगर आप मास करोगे वो भी कितना आएगा? क्वांटिटी कितनी आएगी? 15 ग्राम। मतलब प्रोडक्ट में उसके अंदर हमेशा अपने को इक्वल रहेगा। मास कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। राइट? कोई दिक्कत? तो गैस को पकड़ लो, उसका मास कर लो। जाने नहीं देना है। गैस निकल गई, उसके बाद में थोड़ा नापेंगे। प्रोडक्ट है ना वो गैस केमिकल रिएक्शन का, तो उसको भी पकड़ो, उसका भी मेजरमेंट करो कि कितना मास उसके अंदर है। ऐसा हो ना, गैस उड़ा दी और पीछे से कहा अब कर लो। ठीक है, जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है, कार्बन है, बर्न किया उसको और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये थोड़ा कहे तो गैस ऐसे उड़ गई, अब कैसा मास डिस्ट्रॉय हो गया। जितनी उड़ी है उसको पकड़ो और देखो कितना आएगा, इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी तो इजी है, इसकी लाइन आप लोग लैंग्वेज क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और याद रखेंगे, यही वो चीज है जिसके अकॉर्डिंग 10th क्लास में आप क्या करेंगे? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करेंगे। चलो छोड़ो, ये भी ध्यान दो। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट, तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कॉम्बिनेशन है, दो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं। याद करोगे इसको अच्छे से? बोलो क्या होगा, एक बार बोलो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग मास ना ही तो बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जितना मास रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का है, उतना ही मास किसका रहेगा? प्रोडक्ट का रहेगा। समझ गए? तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मास से मतलब या क्वांटिटी भी कह सकते हो। क्वांटिटी इन द सेंस कितना क्वांटिटी आपने किस मास किस पर्टिकुलर एलिमेंट का लिया है वो। अभी एग्जांपल करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको समझना अच्छे से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? जैसे कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, सुनना ध्यान से, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ही ले लो, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो जब भी दो एलिमेंट्स या उससे ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं यानी कि पास पास आते हैं, ठीक है, और जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। सुनना ध्यान से, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो हमेशा अपने मासेस के
हमेशा अपने मासेस के सिंपल प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियो के अंदर जुड़ते हैं। उनका प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कैसे? देखो, दोनों एग्जांपल एक साथ दे रहा हूं, समझना। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, सही है ना? इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उधर भी हाइड्रोजन। मैंने लिए 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। मैंने कितने लिए? 2 मासेस लिए हाइड्रोजन, इसका मतलब मैंने कितने हाइड्रोजन लिए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। एक लिया, इसका मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसका मास भी कितना हो गया? 16। कोई दिक्कत? यहां बताइए, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन ऑक्सीजन मैंने ले लिया कितना? 32। समझे? अब इन दोनों का मैंने रेशियो किया, क्या आया? 1:8। अब सुनना ध्यान से, इसका कितना रेशियो आया? 1:16। अच्छा, ये किसके है सर? मासेस के कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है। सुनना ध्यान से, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, कंबाइन या केमिकली कंबाइन टुगेदर, तो हमेशा क्या रहेंगे सर? मासेस के फिक्स्ड या कांस्टेंट रेशियो में ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब उनके मासेस के 1:8 में जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा क्या? बोलो भाई, H2 हो गए, और ऑक्सीजन कितना है? 1। कंपाउंड निकल के आया कौन सा? H2O। लेकिन जब 1:16 में जुड़ेंगे तो कंपाउंड बन के आएगा कौन सा? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये वाटर। अरे क्लियर है क्या? तो देख लो सर, क्या बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि हमेशा जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपने मासेस के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ओके, तो लिख लो, लिखना है तो इसको लैंग्वेज के, इसकी लैंग्वेज आपको बताई थी, इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे? वेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, दे ऑलवेज कंबाइन in the fixed proportion of their masses। ठीक है, तो लिख लेना 2 more elements two or more elements chemically combine in the fixed proportion of their masses। ठीक है, they chemically combine together in the fixed proportion of their masses। ये बात ध्यान रखेंगे और एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज जब भी 1:8 कहीं भी 1:8 उनके मासेस के 1:8 में जुड़ेंगे तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और जब भी 1:16 में जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, उतार लो। अब ये सिंपल है कि नहीं है ना? है ना? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख लेना, मास neither be created nor be destroyed during a chemical reaction।